जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज मॉर्निंग में लेक्चर नहीं ले पाया, द रीज़न इज दैट आई थॉट कि तुम सब होली में बिजी रहेंगे, तो आज हम इवनिंग में लेक्चर कर रहे हैं। इसके बाद अपने टाइम में जैसे 11 बजे लेक्चर आता है मॉर्निंग में, वही लेक्चर आपके टाइम पे आता रहेगा। तो यूनिट सेकंड तक हमने सुपरवाइजर का कंप्लीट कर लिया था, सोशियोलॉजी वाला एस्पेक्ट जो था। आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला सब यूनिट जो है आपका, दैट इज ह्यूमन राइट्स एंड इट्स एवोल्यूशन। तो कैसे ह्यूमन राइट्स बेसिकली है क्या है वो देखेंगे, और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये इवॉल्व हुए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे। आई होप आपने पीछे वाले लेक्चर्स देखे हैं और आप कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। देखो नाम से ही पता चला, राइट्स मतलब कुछ हक दिए जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे हैं? ह्यूमन को दिए जा रहे हैं। तो देखो ह्यूमन राइट्स क्या, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है, ह्यूमन राइट्स क्या है। ये वो राइट हैं जो हर एक इंडिविजुअल को दिए जा रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग को, हर एक ह्यूमन बीइंग को कुछ राइट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ना ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, याद रखना, यूनिवर्सल, सबको दिए जा रहे हैं। ये नहीं है कि किसी एक कंट्री को ह्यूमन राइट दिए गए, किसी एक कंट्री को नहीं दिए गए, ऐसा नहीं है। लड़के को दिए गए, लड़की को नहीं दिए गए, ये भी नहीं है। मतलब ह्यूमन राइट्स क्या है, कुछ ऐसे राइट्स जो हर एक इंडिविजुअल को दिए जा रहे हैं। उसका जेंडर कोई भी हो, मायने नहीं रखता, वो किसी भी रेस से बिलोंग कर सकता है, उसका रिलीजन कोई भी हो सकता है, कंट्री कोई भी हो सकती है, एथनिसिटी कोई भी हो सकती है। मतलब दीज आर राइट्स विच आर अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड। तो उन राइट्स को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर हमारी कंट्रीज में भी ह्यूमन राइट्स की तरह राइट्स हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट। तो बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स आर अ काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट देयर इज अ डिफरेंस। हमारे फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडिविजुअल को नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपने पॉलिटी के लेक्चर्स देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, वो फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को भी मिल रहे हैं और फॉरेनर्स को भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि मतलब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज में, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हम सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दे रहे हैं, ना कि फॉरेनर्स को दे रहे हैं। हम किसी फॉरेनर को भारत का प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना, तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को हम नहीं कंसीडर कर सकते कि वो बेसिकली ऑल ह्यूमन राइट्स में आते हैं। ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है, वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है सभी इंडिविजुअल्स का। बट फंडामेंटल राइट्स में हम कहीं ना कहीं कुछ राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स में जो इंडियन सिटीजन्स के लिए होते हैं। तो ये ना आपको क्लियरिटी होनी चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स की जो कहानी है ये कहां से स्टार्ट होती है, देखो एक हुआ था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको बोलते हैं यूडीएचआर। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का। ये बेसिकली क्या था? यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उन्होंने एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करा था जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसी डॉक्यूमेंट में पहली बार प्रोक्लेम किया गया था ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट। तो फर्स्ट टाइम जो है ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट जो प्रोक्लेम किया गया था वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1940 में, 10 दिसंबर 1948, ये डेट याद रखना, 10 दिसंबर 1948 में जो हमारी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली है, उसने क्या करा था? उसने अडॉप्ट करा था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। उसमें ही ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को प्रोक्लेम्ड किया गया था, ठीक है। ये हर एक इंडिविजुअल को अवेलेबल है, ये पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना है। उसकी इथनिसिटी कुछ भी हो, इससे मैटर नहीं करता। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डेट क्या है? 10 दिसंबर 1948। एग्जाम में पूछ लेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया, तो नहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। देयर इज अ डिफरेंस। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है ना, 5 परमानेंट, 10 जो है नॉन। और जनरल असेंबली में तो बाकी सारे आ जाते हैं। तो कितने मेंबर नेशन है? 1 समथिंग है, मुझे याद नहीं है, 100 समथिंग है ना, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ डेटा। यहाँ पर ना आपको कुछ डेटा वेटा नहीं याद रखना, बट कुछ डेट्स वगैरह याद रखने जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। पहले देखो क्वेश्चन में करना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो करना क्या। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। ह्यूमन राइट यूनिवर्सल नेचर के हैं, सर ने बताया अभी, ठीक है। बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, नेशनलिटी। आपका रेस कुछ भी और रिलीजन, जेंडर, नेशनलिटी हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, दीज आर यूनिवर्सल और सबके लिए हैं। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द टर्म ह्यूमन राइट्स कैम इनटू यूसेज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। ह्यूमन राइट्स का जो टर्म है वो यूज में कब आई? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, सॉरी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ह्यूमन राइट्स की टर्म जो है वो यूज में। ये नहीं कह रहा कि ह्यूमन राइट्स जो है वो पहली बार मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आए, नहीं, ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट तो बहुत पुराना है।
मतलब ये इवन जो हमारे पुराने आपको पता है स्कॉलर्स वगैरह होते थे, जैसे टॉलमी काइंड ऑफ हो गया, तो ये भी ह्यूमन राइट्स के, प्लेटो हो गया, प्लेटो सॉरी, ये भी ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते थे। बट ये बोल रहा है कि यूसेज में कब आया, यूसेज में आया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब आया? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर आप ना थोड़ा ऊपर वाला मैंने अभी जो आपको समझाया, मैंने आपको एक डेट बताई 1948 की, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का वहां पर इसको प्रोक्लेम किया। इसका मतलब यूसेज में ह्यूमन राइट्स जो है वो मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुई थी? 1939 से 45 के बीच में। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ह्यूमन राइट्स आर इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट। ह्यूमन राइट्स एक इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट। तो बिल्कुल है, अगर राइट टू एजुकेशन है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपकी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी पड़ता है ना, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच में भी पड़ता है। इसका मतलब जो होता है कि ह्यूमन राइट्स जो है आपस में इंटरकनेक्ट, एक ही वजह से दूसरे में भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ ना, ये जो सेकंड मैंने आपको स्टेटमेंट बताई ना कि ह्यूमन राइट्स यूज में आए आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ बेसिकली? देखो, माना जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स है ना, इनकी रूट्स हैं बेबीलोनियन लॉज से। कहाँ से? बेबीलोनियन लॉज। बोलोगे सर क्या क्या उठा के ले आते हैं, बेबीलोनियन लॉज क्या होते हैं? देखो, बेबीलोनियन बेसिकली एक पहले इंपायर था, एक इंपायर था। ये इंपायर पता है कहाँ पर था? अगर आपको थोड़ा वर्ल्ड का मैप पता है तो ये हमारा जो मेडिटेरेनियन वाला, वर्ल्ड में मेडिटेरेनियन है ना, मेडिटेरेनियन वाला पोर्शन है जहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, और पर्शियन गल्फ है नीचे ना, पर्शियन गल्फ, इनके बीच में एक एम्पायर होता था, बेबीलोनियन एम्पायर। उसके नीचे वाली तरफ एक बेबीलोनियन एक सिटी का नाम था। वहाँ पर एक किंग थे, उन्होंने कुछ लॉज इशू किए थे, ठीक है, उन्होंने कुछ लॉज निकाले थे जिसमें उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन दी थी, जैसे प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एक फेयर वेजेस होना चाहिए, ठीक है, सबको जेन्युइन वेज मिलने चाहिए, मतलब काम के जो पैसे मिलते हैं उनको जेन्युइन वेज मिलने चाहिए, ऐसे कोई लॉज बनाए। देखो, ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के लिए हैं। फेयर वेजेस मिलना, हर एक की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, भाई उसका राइट है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट जो है इवॉल्व हुआ था। तो इसकी जो रूट्स मानी जाती हैं वो बेबीलोनियन लॉ से मानी जाती है। तो कहाँ पर ये था एम्पायर? पर्शियन गल्फ और मेडिटेरेनियन से। अब आप बोलोगे सर आपको सब पता है, आपको ये भी पता है ये कहाँ पर लाई करता है, तो मुझे भी नहीं पता था बेबीलोनियन एम्पायर बेसिकली कहाँ पर था, ये मैं अभी देख के आया हूँ मैप में, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो खुद को कभी भी वीक मत समझो कि आपको ये चीज़ें नहीं आती या आपके एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट भी नहीं है कि कहाँ पर वो एग्जिस्ट है। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए ह्यूमन राइट्स जो है वो यूज में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आए थे, बट वो एग्जिस्टेंस में कब के हैं, ठीक है। इवन जो हमारे, मैंने आपको बताया ना, इवन जो हमारे कुछ स्कॉलर्स थे जैसे प्लेटो है, उन्होंने भी इसके बाद बात करी हुई है। हुआ क्या था बेसिकली? देखो, पहले होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 18, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनता है। लीग ऑफ नेशन बेसिकली जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड होगी 1939 से 40। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है। उसने ये समझा कि देयर इज इंपॉर्टेंस की, मतलब एक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए ताकि हम राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए ह्यूमंस के। वहां पर ही यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोक्लेम किया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन मतलब आपको एक कंसेप्ट डेवलप करना था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, आगे वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इन विच ईयर द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो इंडिया की एक गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई हुई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो हमें बताना है कि मतलब नेशनल, हमारी नेशनल मतलब इंडिया की है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए कमीशन है, ठीक है। कमीशन है मतलब इसमें कुछ बंदे होंगे, कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, वो क्या करेंगे? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। ये कब बनी थी? 1943 में, 93 में, 2000 या 2005, ठीक है। अब देखो, ये तो आप स्टेटमेंट ऐसे ही इनकरेक्ट कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंस से पहले, इवन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ, उससे पहले ही बना दी हमने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1993, 2000, 2005, थोड़ा दिमाग लगाया करो एग्जाम में। ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ, देखो एमसीक्यू लाने का बेनिफिट ही यही है, आपको समझ आना चाहिए आपने एग्जाम में किस आइडियोलॉजी के साथ जाना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है 1993 में। पहली बात, आपको कोई भी अगर कमीशन दिखे ना, आपको पता होना चाहिए वो कमीशन कौन सी बॉडी है। देखो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने बहुत बार आपको पॉलिटी में बताया हुआ स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है, मतलब पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास करवाया होगा उससे बॉडी बनी हुई। अब आपको पूछ सकता है एग्जाम में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन से एक्ट से बना है, तो बेसिकली एक एक्ट था, एक्ट का नाम लिख लो, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट
था 1993 का। इसके तहत जो है एक बॉडी बनी थी जिस बॉडी का नाम था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ये भी लिख लो क्वाजी जुडिशियल, मतलब इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जुडिशरी वाला भी है। एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम तो है, जुडिशरी वाला काम भी करती है। जुडिशरी मतलब खुद ये अपने मैटर खुद भी सॉल्व करती है, तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में आया था। उसके बाद ये अमेंड भी हो चुका है, 2006 में भी अमेंड हो चुका है और 2019 में भी अमेंड हो चुका है, 2 बार ये अमेंड भी हो चुका है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या है, इसको बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। मतलब वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द, जैसे करप्शन का वॉच डॉग किसको बोला जाता है, सीबीआई को बोला जाता है ना, करप्शन का देखने का काम करता है। इसी तरह इसको बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। यूपीएससी को बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया, तो जो एग्जाम्स का है उसका वॉच डॉग उसको मतलब जो देखता है। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखने का काम किसका है, बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है, ठीक है। कौन सा एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, 2 बार अमेंड हो चुका है। अब देखो, अब अगर हम आपको एग्जाम में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है, पहले इसमें क्या होता था कि इसके जो चेयरपर्सन होते थे ना, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी चीफ जस्टिस कौन है, DY चंद्रचूड़। अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो वो अगर बन जाते हैं वापस क्या बन सकते हैं, चेयरपर्सन जो है किसके, हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। बट 2019 में जो अमेंडमेंट हुई ना, इसमें एक और चीज ऐड कर दी। अब क्या बोला जाता है कि रिटायर्ड जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं चेयरपर्सन, और कोई और सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है। कोई एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है चेयरपर्सन, जरूरी नहीं है कि वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो। ये पॉइंट आपने याद रखना। और क्या क्या 2019 में अमेंडमेंट हुई, देखो 2019 के अमेंडमेंट ये बोला गया कि इसके 3 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स, और कंपलसरी है कि इन 3 मेंबर्स में एक तो वुमेन होनी ही चाहिए, क्योंकि वुमेन की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान से सुनो। पहली बात, अगर आपको एग्जाम में पूछे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं, तो भाई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं। 2019 में अमेंडमेंट में ये चीज बोलेगी। दूसरा, इसमें 3 मेंबर्स होंगे, एक मेंबर जो है वुमेन होगी, ठीक है। तो ये आपने ही बोलना। पहले इसका टेनवर कितना था, 5 साल के लिए जो अपॉइंट होता था, 5 साल के। अब क्या बोला गया है कि इधर 3 साल के लिए अपॉइंट होगा या 70 ईयर्स एज। कहने का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, एज्यूम कर लो, एक बहुत बड़ी अजम्पशन बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेड बना दिया जाता है। मेरी एज है 68 ईयर जब मेरे को हेड बनाया गया। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे 3 साल कंप्लीट होंगे 71 ईयर में जाकर, बट उससे पहले मेरी 70 ईयर एज हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, पहले मेरी 70 ईयर एज होगी ना, तो इसका मतलब तभी मैं रिटायर हो जाऊंगा। 3 साल कंप्लीट ना भी हो, अगर आपकी 70 ईयर एज हो जाती है तो आप क्या हो जाओगे, रिटायर। फॉर एग्जांपल अगर मैं 65 की एज में अपॉइंट होता हूं, तो 70 तो बहुत दूर है 5 साल के बाद, बट मैं क्या करूंगा 68 में जाकर क्या हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। कब हो जाऊंगा, 68 में रिटायर। और जो भी चेयरपर्सन अपॉइंट होता है वो रीअपॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, रीअपॉइंट भी हो सकता है। देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम के लिए, क्यों इतना इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यार ह्यूमन राइट्स आपका टॉपिक है और ये गवर्नमेंट ने बनाई हुई बॉडी है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट। अगर कोई एनजीओ वगैरह होती तो मैं इतना नहीं बताता, बट ये गवर्नमेंट की बनाई हुई बॉडी है, इसलिए आप देख के जाओ, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4-5 चीजें याद रखें। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो एक एक्ट से बनी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसको वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री बोला जाता है। इसमें चेयरपर्सन के लिए पहले ये बोला गया था रिटायर्ड सीजीआई होंगे, अब बोला गया रिटायर्ड सीजीआई भी हो सकते हैं। 2019 के अमेंडमेंट में 2 बार अमेंडमेंट हुई है, उसमें बोला गया रिटायर्ड सीजीआई भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकते हैं। 3 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन, एक वुमेन होगी उसमें से। पहले 5 साल का टेनवर था, अब टेनवर 3 साल का कर दिया गया और 70 ईयर्स जो पहले होगी वही मानी जाएगी। और री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, ये वापस से आप अपॉइंट हो सकते हैं। एक बार मेरे को बना दिया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेड, चेयरपर्सन वापस भी बनाया जा सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, 1993 इसका आंसर था। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 4 अक्टूबर या नन ऑफ द अबव। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। ये तो फैक्चुअल डेटा याद रखना, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो 2023, अभी 24 का तो दिसंबर आया नहीं है, 23 का दिसंबर। आपने मुझे बताना है 2023 में जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया गया, इसकी कोई ना कोई थीम हुई होगी, तो थीम एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो वो आपने मुझे बतानी। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो इंस्टाग्राम में हमारा अवेकनिंग क्लासेस का ऑफिशियल एक हैंडल बनाया गया ना इंस्टाग्राम में, ठीक है। उसका लिंक जो है टेलीग्राम में भी डाला और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। द रीजन बीइंग दैट उसमें रोज करंट अफेयर्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले जेकेएसएसबी कोई भी करंट अफेयर ऐसे 1-2 साल पुराना डाल देती है, बट मैंने अभी जो रिसेंट एग्जाम्स का ट्रेंड देखा है, करंट अफेयर्स जो है वो बहुत साथ वाले टाइम के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम जो है जून में होगा, अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर जून जुलाई जब भी होता है एग्जाम, देखो अब इसमें शुरू नहीं हो जाना कब एग्जाम होगा, क्योंकि मैं जेकेएसएसबी का मेंबर नहीं हूँ। जब भी एग्जाम आपका होगा उससे 3-4 महीने पहले वाले करंट आपको आने चाहिए।
आप लास्ट में जाके करंट पढ़ते हो तो वो कभी समझ नहीं आता, तो करंट जो है साथ साथ थोड़ा देख लेना। तो इंस्टाग्राम में रोज एक मतलब अपडेट जो है डाल दी जाती है, उसके साथ हर महीने में जो इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं वो भी डाल दी जाती हैं। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि कल संडे था, तो संडे में तो करंट अफेयर्स आते नहीं है ज़्यादा, तो इस उन्होंने क्या करा था, थीम डाली थी वहाँ पर। तो इंस्टाग्राम हमने टेलीग्राम पे शेयर भी करा था, तो उस इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, अवेकनिंग क्लासेस का जो ऑफिशियल हैंडल है। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। उसमें रोज जो करंट अफेयर का एक पेज आता है ना, उसको पढ़ लेना, ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। आपने मुझे थीम बतानी है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की थीम क्या है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल विच इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो एक काउंसिल है जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। काउंसिल का नाम है ह्यूमन राइट काउंसिल। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ओनली चिल्ड्रन राइट, सिर्फ बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स नन ऑफ द अबव। यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ह्यूमन राइट काउंसिल है तो सिर्फ वुमेन के राइट को क्यों प्रोटेक्ट करी, सिर्फ बच्चे के राइट को क्यों प्रोटेक्ट करी, सबके राइट को प्रोटेक्ट करी, मतलब बच्चे के भी प्रोटेक्ट करेगी, वुमेन के भी प्रोटेक्ट करेगी। तो प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट, क्यों ह्यूमन्स में बच्चे भी आ जाते हैं और वुमेन भी इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, एक पहले बॉडी थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। एक बॉडी थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये एक बॉडी थी, इसलिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाया था इसको देख के। तो ये बॉडी थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसको ना 2006 में इसको चेंज कर दिया गया था, इसका नाम बना, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई थी, इसका नाम 2006 में चेंज होकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल रखा गया था। क्योंकि इसमें देखा गया, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, इसकी जो मेंबर कंट्रीज थी वही ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही थी, उसमें ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को चेंज करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कर दिया गया था 2006 में। तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का प्रीवियस नेम क्या था, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन उसका नाम था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी रिसेंटली फाइनेंस इंस्पेक्टर के एग्जाम में, फाइनेंस इंस्पेक्टर के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। वन ऑफ माय फ्रेंड उन्होंने मुझे पूछा था ये क्वेश्चन, उसने गलत कर दिया था, बट आप गलत नहीं करना, आपका तो टॉपिक है ह्यूमन राइट्स तो आप गलत नहीं करोगे। विच ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी वर्ल्ड की ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपेन करती है अगेंस्ट वेरियस ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, जहां पर भी ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हो रहा है, और ये काम करती है टू प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने का काम करती है, जहां पर भी ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रही है उसके अगेंस्ट बोलती है। ऐसी कौन सी ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है? बेसिकली ये इंटरनेशनल एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम है ह्यूमन राइट अब्यूजेस के अगेंस्ट जो भी हो रहा है उसको रोकना और प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को प्रमोट करना। कौन सी है ये वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, बोथ ए एंड बी, या फंडामेंटल राइट? ये तो ऐसे ही है, इन दोनों में से एक है, तो कौन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है 1961 में ये बनाई गई थी, ठीक है। कहां पर बनाई गई थी? लंदन में। कहां पर बनाई गई थी? लंदन में। बेसिकली एक ब्रिटिश लॉयर थे जिनका नाम था पीटर बेनेंसन। क्या नाम था इनका? पीटर बेनेंसन। इन्होंने इसको फाउंड करा था। कोई नहीं पूछ रहा ये कि कौन किसने फाउंड करा था, बट आपको पता होना चाहिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो किसके लिए बनी थी। बेसिकली इसका मेन काम ये था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक इंटरनेशनल एनजीओ थी, ये याद रखना, ह्यूमन राइट्स के लिए। इसका काम था कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हर इंसान तक ह्यूमन राइट्स, जो हर इंसान को ह्यूमन राइट्स मिले, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसको प्रमोट करने का काम एमनेस्टी इंटरनेशनल का था, ठीक है। ये इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको समझ आ गया। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड किंगडम है ना, लंदन में बनी है तो यूके में ही होगा। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? यूके में है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है इसका काम क्या। वो क्वेश्चन जो फाइनेंस इंस्पेक्टर में आया था वो इस तरह का था कि चाइल्ड राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए है, मतलब किसके लिए काम करती है, तो आपने याद रखना है एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, निकालना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। आपको कोई भी नहीं आता तब भी देखना, मैं आपके ये क्वेश्चन निकाल दूंगा। यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया था 1776, मुझे नहीं पता, ठीक है, इसको रहने दो अभी। फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन 1786, भाई ये मुझे पता है। मुझे पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आई थी वो आई थी 1789 में, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी 1789 में, स्टार्ट हुई थी 5 मई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी ना, और 1799 में तक चली थी। अब
नो डाउट मैं नहीं मानता कि ये सबको पता होगा, बट अगर किसी को ये चीज़ पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में आई थी और फिर वो ये क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो वो मतलब उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। आपने एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जाना है, ठीक है। तो मेरे को पता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई थी सॉरी, तो 1789 में हुई थी। तो भाई ये जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, भाई तभी तो बात हुई होगी ना, एक रेवोल्यूशन क्रांति आ गई वहां पर फ्रेंच में, तो उसी टाइम पे ही ये फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन हुआ था। ये बेसिकली हुआ था 1789। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ से आपको पता चल गया ये तो करेक्ट है भाई, ये इनकरेक्ट है, सॉरी हमें इनकरेक्ट बताया, ये 1786 दिया है, तो मैंने आपको बताया ये क्या डेट है 1789। इसका मतलब बी तो आपका सही है, ऑप्शन सेकंड तो सही है। अब ये बोथ 1 एंड बी भी है, तो आपको पहले का भी पता होना चाहिए। अगर आपको पहले का नहीं पता तो गलत हो जाएगा। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में ही हुआ था। हुआ क्या था कि यूएसए में भी एक फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, और ये भी अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम में। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ था? अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था 1775 में स्टार्ट हुआ था और 1783 में ये खत्म हुआ था। इसी के बीच में 1776 में ही यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आई थी। अगर आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट पता होती तो ये आपका क्वेश्चन निकल जाना था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन बी ही है। ऑप्शन सी को देखने की जरूरत भी नहीं थी आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट कब आया था? 77। ये भी करेक्ट है। वर्जीनिया इज अ प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट, वहां पर एक ह्यूमन राइट्स के लिए एक डिक्लेरेशन आया था, तो वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स बोलते हैं। ये भी 1776 का था, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या देखा हमने? यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम में आया था, 1775 से 83 तक चली थी। फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789 में आया था, तो ये गलत थी स्टेटमेंट यहाँ पर। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली 5 मई 1789 में स्टार्ट हुई थी और 99 तक चली थी, वहीं पर ये चीज भी आई थी, ठीक है। वर्जीनिया डिक्लेरेशन भी 1776 के, ये भी पॉइंट आपने याद रखें। सब ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट रिसर्च एंड एडवोकेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज ग्लोबली एंड एड्रेसिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, इसका काम है रिसर्च करवाना और ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करना ना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, उसके इशू को एडवोकेट करना ग्लोबली। अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड इशू है तो ग्लोबली उसको उठाना, रिसर्च करना। मतलब देखो बेसिकली ना इस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है, ये देखता है कि जो भी ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं गवर्नमेंट ने, क्या वो गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल इंडिया ने कोई प्रैक्टिसेस बनाई है ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती हैं? क्या वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग है? क्या वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग है? ये चीज काम करने, ये चेक करने का काम करती है एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन। हमें बताना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या बोथ बीएनसी। अब देखो यहां पर आप कंफ्यूज हो गए इन दोनों में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया एमनेस्टी इंटरनेशनल भी ह्यूमन राइट्स रिलेटेड, बट या इस क्वेश्चन का आंसर है ह्यूमन राइट्स वॉच। देखो ध्यान से सुनो, एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम क्या है? वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है बेसिकली, जिसका काम है कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना ना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का काम है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में है। बट ह्यूमन राइट्स वॉच का क्या काम है? ह्यूमन राइट्स भी एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ये 1978 में बनी थी, ठीक है। इसका काम क्या है? ये देखता है कि जो भी नेशन है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, यूएसए है, इन सब नेशन ने क्या जो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड प्रैक्टिसेस बनाई हैं, क्या ये वर्ल्ड के लेवल को मैच करती हैं कि नहीं करती हैं? ये चीज अपने दिमाग में रखो, ठीक है। ये बेसिकली रिसर्च करता है, एडवोकेट करता है, ह्यूमन राइट्स इश्यूज ग्लोबली उठाता है और एड्रेस करता है वायलेशन ऑफ ह्यूमन। थोड़े थोड़े इनके ना जो फंक्शंस है वो मिलते हैं, बट आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि बेसिकली अगर एग्जाम में पूछे कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखती है कि क्या किसी कंट्री के स्टैंडर्ड वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के साथ मीट करते हैं, तो आपने याद रखना है वो कौन सी है, ह्यूमन राइट्स वॉच, ठीक है। 1978 में बनी थी। बेसिकली इसको हेलसिंकी वॉच भी कहते हैं। हेलसिंकी वॉच क्यों बोलते हैं? बेसिकली एक हेलसिंकी जो है, एक हेलसिंकी अकॉर्ड साइन हुआ था 1973, उसके तहत ये बनाई गई थी। इसको हेलसिंकी वॉच भी कहते हैं। ये भी कोई पूछ सकता है, इंटरनेशनल एनजीओ है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा हो गया है ना, वो दिमाग में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बट ये आपको याद करनी है ना। ह्यूमन राइट्स आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके बाद कुछ नहीं, बाकी ईजी है। ये थोड़ा इसको रट्टा मार लो, 2 बार वीडियो देख लो। एन एग्रीमेंट इन 1215 में एक एग्रीमेंट हुआ किंग एंड इज बैरॉन्स। बैरॉन्स होता है एरिस्टोक्रेट वगैरह, उनके बीच में एक क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है विच गारंटी सर्टन प्रोटेक्शन फॉर सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड। मतलब अपने जो सब्जेक्ट हैं, लोगों को कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए, उनको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, मैग्ना कार्टा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑल ऑफ द अबव। देखो यार यहाँ पर कुछ गारंटीड कुछ दिया गया है, एग्रीमेंट हुआ है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल तो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें ऑप्शन ए और बी में से कोई, दिस इज नोन एज मैग्ना कार्टा। देखो ध्यान से सुनो हुआ क्या था। एक 1215 में एक जो है बेसिकली क्या होता है, एक किंग था
और उसके जो बैरेंस हैं, बैरेंस मतलब पावरफुल लोग जैसे एरिस्टोक्रेट वगैरह होते हैं ना, ये कहाँ की बात है, यूके की, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उसमें क्या होता है कि जितने भी लोग हैं उसको कुछ सर्टन प्रोटेक्शन दी जाती हैं, ठीक है। उन सर्टन प्रोटेक्शंस को बोला जाता है बेसिकली मैग्ना कार्टा। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ग्रेटर चार्टर। क्या नाम है इसका, ग्रेटर चार्टर। कब आया था, 1215 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट उसको भी कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक किया जाता है। क्या रिटर्न कुछ गारंटीज फंडामेंटल राइट्स की दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आर्बिट्रेरी इसको अरेस्ट नहीं कर सकता है, हिबस कार्पस वाला कंसेप्ट यहाँ से आया था। तो बेसिकली कुछ राइट्स जो है इंडिविजुअल्स को दिए गए 1215 में, किंग और उसके जो एरिस्टोक्रेट है उन्होंने मिलकर आपस में एक मतलब वो संधि करके ये किया था। तो इनको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, 1215 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज द रिजल्ट ऑफ। तो यूनाइटेड स्टेट की जो डिक्लेरेशन हुई थी इंडिपेंडेंस, भाई वही आ गया 1776 वाला ना, यूनाइटेड स्टेट की जो डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स की। तो ये कब हुआ था, यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है भाई, यूनाइटेड स्टेट। तो यार अमेरिकन रेवोल्यूशन तो होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो सकता है, नहीं यार वो तो 1789 में था, उसका यूएस के साथ कोई लेना है, रशियन भी नहीं है। इसका आंसर है अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 की। आई होप दिस इज क्लियर टू, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया ना, अब देखो ये सारे निकलते जाएंगे। विच ईयर इज नोन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन, एक तो मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ईयर ह्यूमन राइट्स का जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है उसकी थीम क्या थी, जो दिसंबर में मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन है कौन से ईयर को डिक्लेयर किया गया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1968, 32, 1990, 1944। यार ये दो तो काट दो, इससे पहले ह्यूमन राइट की बात ही नहीं होती थी। 1948 में जाके शुरुआत हुई, या 1990 होगा या 1968। थोड़ा सा ना दिमाग लगाया करो ऐसे क्वेश्चन में, अगर आप ये दिमाग यूज करके नहीं जा रहे हो एग्जाम में तो गलती होने के चांस। इन दो को तो उड़ा ही दो भाई। 1948 में तो पहली बार वो दिखा ह्यूमन राइट का कंसेप्ट, तो भाई दिखा ही 1948 में। 1932 को हम कहाँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन राइट, और भाई डिक्लेयर करने वाली बॉडी यूनाइटेड नेशन ही हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली। यूनाइटेड नेशन खुद 1945 के बाद बना है। तो यहाँ पर ये चीजें आपने दिमाग में यूज करनी है एग्जाम में। तो अब आप पहुंच गए ना दो, अब आप तुक्का लगा भी देते हो, गलत हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको चार में ही छोड़ के जा रहे हो तो वो चीज नहीं करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 1968। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन राइट बोला जाता है, 1968 को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसी तरह एक इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन भी बताया था आपने, ठीक है, वो होमवर्क है, इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी पीछे लेक्चर बढ़ाएं, रिवाइज हो जाएंगे। अभी मैं आपको सोच रहा हूँ, देखो एक और चीज मेरे दिमाग में आई थी, जब ये सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने पे होगा ना हमारे, अभी अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, छठा तो ऑलमोस्ट हो भी गया हुआ है, चौथा पांचवा इसके बाद रह जाएंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। जब स्पेशलाइजेशन के मैं सेक्शनल टेस्ट लूंगा आपके, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट जो है मैं आपको एज अ मॉक की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये एक नया सब्जेक्ट है, बहुत सारे इस फील्ड के है भी नहीं है। तो इसका पहले सेक्शनल टेस्ट होगा, बाकी जो ओवरऑल मॉक जो है वो तो मैं प्रोवाइड करूंगा जब एग्जाम की डेट नोटिफाई हो, उससे पहले मैं इनके सेक्शनल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अपनी चेक भी कर लो कि आप अच्छे से पढ़ते भी हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वोटिंग राइट फॉर ऑल द ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो ऐसी कौन सी कंट्री थी पहली जिसने वोटिंग राइट सभी को दिए गए थे। पहले मैन को वोटिंग राइट दिए जाते, वुमेन को नहीं दिए जाते, बट ये ऐसी कंट्री बनी थी जिसने वोटिंग राइट सबको दिया, मतलब इंक्लूडिंग वुमेन। वो कौन सी कंट्री थी, पहली कंट्री बनी थी, न्यूजीलैंड, रशिया, चाइना या जापान। तो कौन सी कंट्री बनी थी, दैट इज न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है 19th सेंचुरी के टाइम में, मतलब 1800 से 1900 के बीच का जो टाइम था, वहां पर वुमेन को वोटिंग के राइट नहीं दिए जाते थे, बट न्यूजीलैंड पहली कंट्री बनी थी जिसने सभी को वोटिंग राइट दिए थे, इंक्लूडिंग वुमेन। तो आपने ये पॉइंट जो है याद रखना है, ठीक है। तो ये भी राइट्स की बात हो रही है, वोटिंग राइट मतलब दिस इज काइंड ऑल्सो, दिस इज काइंड ऑफ राइट। यूनिवर्सल यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कैम इन द ईयर। तो यूनाइटेड स्टेट की कब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, कितनी बार बता दिया, 1776, 74, 1876 या 1877, कब हुई थी, 1776, ठीक है। कितनी बार बता दिया, फ्रेंच की 1789, वर्जीनिया की भी 1776, 1948 में क्या हुआ था, सोचो दिमाग में, जो जो बोलता जाऊंगा डेट अभी दिमाग में सोचो, देखना आपको याद आती जाएंगी। 1948 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम कर दिया। ऐसे रिवाइज करो, ठीक है, वहां पर बोला गया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बनी थी, 1993 में बनी थी सर, अभी रिवाइज कर लेंगे सारा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बनी थी, 1993 में बनी थी, ठीक है। एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टैट्यूटरी बॉडी थी, तो किसी एक्ट के थ्रू बनी थी, कौन सा एक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993, ठीक है, ये आपको पता है। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है ये कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 10 दिसंबर, जिसकी थीम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कमेंट मैं चेक करूंगा सबके कमेंट के, आपको करते भी हो कि नहीं।
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बनी थी, किसको रिप्लेस करा था? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को। कब रिप्लेस करा था? 2006 में। इस तरह से आपने डेट्स याद करनी, एक बार डेट्स याद कर लो, बाकी कंसेप्ट तो दिमाग में फिक्स ही है। जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो कितनी बार अमेंड हुआ? 2006 में और 2019 में। 2019 के अमेंडमेंट में क्या बोला गया? 3 मेंबर होंगे, 1 वुमेन होगी, 3 साल का पीरियड होगा या 70 साल, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, रिटायर्ड सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट जज। तो बस याद हो गया ना, यही कुछ फैक्चुअल चीजें थी जो हमें याद करें। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके आंसर डाल दिए गए, पीडीएफ जो हमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, सुपरवाइजर का बाकी पोर्शन भी देखते चलो, ठीक है? वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाओ, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी आपके पॉलिटी वगैरह जो भी आपके सिलेबस में मेंशन, उनको देखते चलो, साथ साथ कवर कर लो। जो ऑलरेडी पढ़ाएं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, जो नहीं पढ़ाएं वो पढ़ाऊंगा, पहले ये स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करके, ठीक है? दिस इज इट फॉर टुडे एंड डू शेयर आवर कंटेंट विद अदर्स। अगर आपको ये सेटिस्फैक्टरी लगता है तो डू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।